दृश्य सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं लगातार आपको वीडियोस दे रहा हूं जिसमें कि जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑथर्स और उनके वर्क्स के बारे में आपको बता रहा हूं, तो इस क्रम में हम लोग विलियम वर्ड्सवर्थ तक आ चुके हैं और विलियम वर्ड्सवर्थ के मैं 3 पार्ट दे चुका हूं। कई स्टूडेंट्स के मेरे पास कमेंट आए, मैसेज आए, कॉल आया कि सर आप उसको जितने भी आपने वीडियोस डाले हैं उनको क्रमबद्ध तरीके से लगा दीजिए। तो मैं उनको आपको बताना चाहता हूं कि आप मेरी गैलरी के बॉक्स में जाकर यूट्यूब के प्लेलिस्ट आप खोलिए और प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियोस शेक्सपियर साहब के इकट्ठे मिलेंगे, चौसर साहब के इकट्ठे मिल जाएंगे, मिल्टन साहब के भी एक साथ मिल जाएंगे और विलियम वर्ड्सवर्थ साहब के भी एक साथ वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो अब आप उसको देख सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप फिर से मुझसे कांटेक्ट करिए। मैं आपकी और समस्याओं का समाधान करने का लगातार प्रयत्न करता हूं। तो अब तक चूंकि हम विलियम वर्ड्सवर्थ पर आ गए थे और विलियम वर्ड्सवर्थ साहब में अगर मैं बात करूं तो इनकी बायोग्राफी के बारे में मैंने एक वीडियो दिया था, एक वीडियो मैंने इनके वर्क्स के बारे में दिया है आपको, तीसरा वीडियो कल मैंने दिया था आपको विलियम वर्ड्सवर्थ साहब के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, तो उनको लेकर मैंने एक वीडियो दिया था पार्ट 1 करके। और आज देखिए मैंने लिखा है सामने आपके विलियम वर्ड्सवर्थ पार्ट 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में ये दूसरा पार्ट में आपके लिए लेकर आया हूँ। तो पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोएम बाई वर्ड्सवर्थ, यानी कि यहाँ 4 पोएम्स के नाम लिखे हैं आपके 4 ऑप्शंस में और आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी पोएम जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ साहब के द्वारा लिखी गई है। ए ऑप्शन आपके सामने लिखा है डैफोडिल्स, बी ऑप्शन लिखा है आपका ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर, तीसरा आपका जो लिखा है सी ऑप्शन वो लिखा है द फॉरसेकन मरमैन और डी ऑप्शन आपका लिखा है द लास्ट राइड टुगेदर। तो साहब मैं बता दूं यहाँ कि डैफोडिल्स पोएम जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ साहब ने लिखी है और इसका कंपोजिशन 1804 में किया था, 1804 में वर्ड्सवर्थ साहब ने, और इसका पब्लिकेशन जो है वो 1807 में हुआ था। इसलिए ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए डैफोडिल्स। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज वर्ड्सवर्थ लिव्ड फॉर 50 ईयर्स अमंग द, वर्ड्सवर्थ साहब अपने जीवन के लगभग 50 वर्ष उन्होंने किस स्थान पर गुजारे। ए ऑप्शन है आपका कुंबरलैंड डेल्समैन, बी ऑप्शन है आपका एल्फॉक्सडन ब्लेजर्स, सी ऑप्शन है आपका हॉक्सेट कंट्रीमैन और डी आपका है फ्रेंच रिवॉल्यूशनिस्ट, फ्रेंच रिवॉल्यूशनिस्ट्स। ठीक है ना साहब। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं विलियम वर्ड्सवर्थ साहब का अगर जन्म की बात करें तो कोकरमाउथ कुंबरलैंड में इनका जन्म हुआ। इसके बाद अगर हम आपको बताएं तो कुंबरलैंड डेल्समैन वो स्थान है जिसमें कि विलियम वर्ड्सवर्थ साहब जो हैं वह रहे हैं। लगभग इन्होंने अपने जीवन के 50 वर्ष जो हैं वह इस स्थान के आसपास गुजारे हैं। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो आपका ए होगा कुंबरलैंड डेल्समैन। ओके, ठीक है। तो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाई वर्ड्सवर्थ, यानी कि यहाँ 4 नाम लिखे हुए हैं और आपसे ये पूछा जा रहा है कि विलियम वर्ड्सवर्थ का इसमें से कौन सा कंपोजिशन नहीं है। ए ऑप्शन है आपका माइकल, बी ऑप्शन है आपका रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, सी ऑप्शन है इट इज़ ए ब्यूटियस इवनिंग और डी ऑप्शन है आपका द मे क्यून। तो साहब मैं आपको बता दूं कि ऊपर की जो 3 लिखी गई हैं आपकी माइकल, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, इट इज़ ए ब्यूटियस इवनिंग, ये तीनों विलियम वर्ड्सवर्थ साहब ने लिखी हैं। जबकि इसमें जो डी ऑप्शन लिखा है द मे क्वीन जो है वह वर्ड्सवर्थ साहब का वर्क ना होकर एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन साहब के द्वारा लिखा गया है। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन आपका डी होगा द मे क्वीन। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन आपका है वर्ड्सवर्थ लर्न दैट वर्स मे बुल्ड ए प्रिंसली थ्रोन ऑन हम्बल ट्रूथ फ्रॉम। क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा। वर्ड्सवर्थ लर्न दैट
वर्ष में बुल्ड ए प्रिंसली थ्रोन ऑन हम्बल ट्रूथ फ्रॉम, तो देखिए ए ऑप्शन आपका लिखा है रॉबर्ट बर्टन, बी ऑप्शन आपका लिखा है रॉबर्ट बर्न्स, सी ऑप्शन लिखा है रॉबर्ट ब्रिजेस और डी ऑप्शन लिखा है आपका रॉबर्ट ब्लेयर। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि रॉबर्ट बर्न्स नामक लेखक जो हैं, जिनका जन्म 25 जनवरी 1759 को हुआ था स्कॉटलैंड में, वो एक ऐसे राइटर हैं जिनको कि आप कह सकते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ साहब उनसे काफ़ी प्रभावित थे, और उनके ये लाइन है हाउ वर्स में बुल्ट ए प्रिंसली थ्रोन ऑन हम्बल ट्रूथ, ये लाइन जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ साहब ने रॉबर्ट बर्न्स नामक लेखक से सीखी है। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है वो आपका बी है, रॉबर्ट बर्न्स। और ये क्वेश्चन जो है वो आपका टीजीटी 2004 में आया है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ड्सवर्थ कंपोज्ड सम ऑफ हिज फाइनेस्ट पोएम्स ड्यूरिंग द ईयर्स। वैसे तो विलियम वर्ड्सवर्थ साहब अपनी पूरी फुल लाइफ में एक बहुत ही सेलिब्रेटेड पोइट रहे हैं, लेकिन एक निश्चित समय अंतराल है, उस समय जो वर्ड्सवर्थ साहब की जो पोइम्स हैं जो उन्होंने कंपोस्ट की हैं वह बेस्ट मानी गई हैं, फाइनेस्ट मानी गई हैं। तो वो कौन सा ईयर है? तो ए ऑप्शन है आपका 1798-99, बी ऑप्शन है आपका 1779-79, सी ऑप्शन है आपका 1788-89 और डी ऑप्शन है आपका 1768-69। तो मैं आपको बता दूं साहब 1798 से 1909 के बीच ये जो टाइम पीरियड है वह विलियम वर्ड्सवर्थ साहब की फाइनेस्ट जो पोएम्स हैं उनका पीरियड कहा जाता है, क्योंकि इस समय पर 1798-99 जो है वह आप कह सकते हैं कि सैमुअल टेलर कॉलेज के साथ इनकी जो पब्लिकेशन है लिरिकल बैलेट्स का वो पब्लिश हुआ है। साथ ही साथ इन्होंने एसटी कॉलेज के साथ पोएम्स नामक एक कलेक्शन भी छापा है जिसके 2 वॉल्यूम्स आए हैं। ठीक है, तो ये टाइम जो है अगर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन आ जाए विलियम वर्ड्सवर्थ कंपोज सम ऑफ हिज फाइनेस्ट पोएम्स ड्यूरिंग द ईयर, तो आपको रिप्लाई देना है 1798-99 में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सकर्जन डेटेड 1814 मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ, यानी कि 1814 में जो एक्सक्यूजन हुआ वह किस चीज़ का आरंभ कहा जाता है? ए ऑप्शन है आपका वर्ड्सवर्थ ग्रोइंग सेंसिबिलिटी टू नेचुरल फिनोमिना, बी ऑप्शन है आपका द डिक्लाइन ऑफ वर्ड्सवर्थ पोइटिक जीनियस, सी ऑप्शन है आपका द हाइट ऑफ वर्ड्सवर्थ एसेंट टू फेम और डी ऑप्शन है आपका वर्ड्सवर्थ फ्रेंडशिप विद कॉलेज। तो भैया देखो वर्ड्सवर्थ और कॉलेज की फ्रेंडशिप तो नहीं कह सकते क्योंकि इनकी मित्रता तो बड़ी पुरानी है। 1814 में इनका वर्क पब्लिश हुआ, नाम है एक्सकर्जन, ठीक है ना। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि जब ये पब्लिश हुआ तो जो क्रिटिक्स थे, प्रोफेशनल रिव्यूअर्स थे, उन्होंने इस वर्क का आप कह सकते हैं फेवर नहीं किया, ठीक है ना। तो इस कारण से आप कह सकते हैं द डिक्लाइन ऑफ वर्ड्सवर्थ पोइटिक जीनियस, जो ऑप्शन बी है वो इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये आप कह सकते हैं इनका ये कलेक्शन जो था, ये इनका जो कंपोजिशन था वह फेमस नहीं हुआ और आलोचकों ने इसकी काफ़ी आलोचना की। तो आप एक्सकर्जन जो है जो कि 1814 में पब्लिश होता है, यह इसको आप मान सकते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ साहब का डिक्लाइन ऑफ वर्ड्सवर्थ पोइटिक जीनियस, ठीक है ना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्स लाइन शी गेव मी आइज शी गेव मी ईयर्स एंड हम्बल केयर्स एंड डेलिकेट फियर्स वर इन रेफरेंस टू। विलियम वर्ड्सवर्थ साहब की एक बड़ी अच्छी सी पोएम है साहब, जिसमें विलियम वर्ड्सवर्थ साहब ने ये लाइन लिखी है, शी गेव मी आइज शी गेव मी ईयर्स एंड हम्बल केयर्स एंड डेलिकेट फियर्स। तो वर्ड्सवर्थ साहब की पोएम है द स्पैरोस नेस्ट। पोएम का नाम क्या है? द स्पैरोस नेस्ट। तो द स्पैरोस नेस्ट नामक पोएम से ये लाइन ली गई है। और विलियम वर्ड्सवर्थ साहब की लाइफ में अगर सबसे इम्पोर्टेंट कोई बंदा रहा है तो वो थी उनकी सिस्टर डोरोथी। तो ये लाइन उन्होंने जो है वो डोरोथी वर्ड्सवर्थ के लिए लिखी है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वह आपका राइट आंसर है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए
कि हु वॉज वर्ड्सवर्थ लाइफ लॉन्ग फ्रेंड, तो इसका आंसर भी यही होगा, डोरोथी वर्ड्सवर्थ। ठीक है ना साहब। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रेल्यूड वॉज रिटन इन। देखिए प्रेल्यूड से कल भी मैंने जो फर्स्ट पार्ट दिया था उसमें से क्वेश्चन आए थे, तो फिर से आज ये क्वेश्चन आया है, द प्रेल्यूड वॉज रिटन इन। मैंने आपको बताया था कि प्रेल्यूड का पब्लिकेशन 1850 में होता है, और 1850 में, तो मैंने कल आपको बताया था कि विलियम वर्ड्सवर्थ साहब की मृत्यु 1850 में होती है। विलियम वर्ड्सवर्थ साहब की मृत्यु के बाद इनकी वाइफ जो थी मैरी, उन्होंने इसका पब्लिकेशन कराया था प्रेल्यूड का। तो अब आपसे क्वेश्चन जो है वो ये पूछा जा रहा है कि प्रेल्यूड जो है वो वर्ड्सवर्थ साहब ने रिटन कब किया था, लिखा कब था। तो साहब आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1802, ऑप्शन बी 1805, ऑप्शन सी 1807 और ऑप्शन डी 1806। और ये क्वेश्चन जो है वो आपका टीजीटी 2005 में पूछा गया है। तो मैंने आपको कल बताया भी था जब इस प्रश्न का उत्तर दे रहा था मैं, प्रेल्यूड का पब्लिकेशन, तो इसको वर्ड्सवर्थ साहब ने 1805 में लिखकर कंप्लीट कर लिया था, लेकिन इसका पब्लिकेशन जो है वो वर्ड्सवर्थ साहब की मृत्यु के बाद होता है। तो इसका बी ऑप्शन 1805 जो है वह पूर्ण रूप से सही है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ड्सवर्थ पोएम्स मोस्टली डील विद। वर्ड्सवर्थ साहब की पोएम जो हैं वह अधिकतर किस चीज़ के, मतलब किस विषय पर लिखी जाती हैं, क्या डील करती हैं। ए पॉलिटिक्स, बी सिटी लाइफ, सी हम्बल एंड रस्टिक लाइफ, एंड डी रिवॉल्यूशन। जैसे ही मैं ये क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, मेरे जो भी स्टूडेंट्स मेरे वीडियोस को फॉलो करते हैं, मैं जानता हूँ सबको इस प्रश्न का उत्तर पता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे कि वर्ड्सवर्थ पोएम मोस्टली डील विद ए ऑप्शन पॉलिटिक्स, बी ऑप्शन सिटी लाइफ, सी ऑप्शन हम्बल एंड रस्टिक लाइफ और डी ऑप्शन रिवॉल्यूशन। नाउ द नेक्स्ट वन इज वर्ड्सवर्थ बिफोर हिज डेथ रेजाइडेड एट। यानी कि वर्ड्सवर्थ साहब जो हैं वह अपनी मृत्यु से पहले कहाँ रहा करते थे। आज मेरी एक स्टूडेंट का फ़ोन आया था कि सर इसी क्वेश्चन के लिए, तो मैंने उसको बोला भी था कि आज मैं इसी को संबंधित मैं क्वेश्चन दूंगा। तो साहब ये क्वेश्चन जो है वो टीजीटी 2005 का है। तो ऑप्शन ए आपका है रॉयल माउंट, बी ऑप्शन है आपका ग्रास मेयर पर्सनेज, सी ऑप्शन है आपका डब कॉटेज और डी ऑप्शन है आपका एलन बैंक। तो मैं आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन ए, राइडल माउंट जो है वहाँ वर्ड्सवर्थ साहब रहे थे। 1813 में जाकर वह उनका परिवार पूरा यहाँ बस गया था। और पहले तो मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ, वो राइटिंग मिस्टेक हो गई थी, रॉयल माउंट नहीं है, रिडल माउंट है, RYDAL मैंने लिख दिया है आपके लिए, RYDAL आप लोग लिख लें। तो रिडल माउंट जो है उस स्थान पर वर्ड्सवर्थ साहब 1813 में जाकर अपने पूरे परिवार के साथ रहने लगे थे। तो इसका राइट ऑप्शन भैया ए है, जो आपका मैंने अभी गलत स्पेलिंग हो गई थी, तो आप नाम याद रखें, रिडल माउंट, RYDAL माउंट MOUNT। सॉरी अगेन। नाउ द नेक्स्ट वन इज विलियम वर्ड्सवर्थ टिंटन एबे इज। विलियम वर्ड्सवर्थ साहब के द्वारा लिखी गई उनकी वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड पोएम्स टिंटन एबे जो है वह किस फॉर्म में है, क्या है। तो साहब ऑप्शन ए है आपका ड्रामेटिक मोनोलॉग, ऑप्शन बी है आपका ड्रामेटिक लिरिक, ऑप्शन सी है ड्रामेटिक एपिक और डी ऑप्शन है आपका नन ऑफ द एबव। तो साहब मैं आपको बता दूं कि टिंटन एबे जो है वह विलियम वर्ड्सवर्थ साहब की एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, जिसमें कि वर्ड्सवर्थ साहब जो हैं वो स्पीकर हैं, जो कि एक ऐसे स्पीकर से, ऐसे लिसनर से बात कर रहे हैं जिसका कि कहीं पर भी जिक्र नहीं हुआ है। तो इसलिए इसका ऑप्शन ए जो है वह आपका सही है, ए ड्रामेटिक मोनोलॉग। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन 1805 वर्ड्सवर्थ विच पोएम वॉज रिटन। 1805 में विलियम वर्ड्सवर्थ साहब की कौन सी पोएम लिखी गई। साहब ऑप्शन ए है आपका टिंटन एबे, ऑप्शन बी है आपका द प्रेल्यूड, ऑप्शन सी है आपका लूसी पोएम्स और ऑप्शन डी है आपका द सॉलिटरी रीपर। तो मेरे ऑप्शन बोलते ही आप समझ गए होंगे, क्योंकि अभी क्वेश्चन आया था
द प्रेल्यूड वॉज रिटन इन, और मैंने बताया था 1805। अब यही क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया गया है, TGT 2005 में ही यही क्वेश्चन पूछा गया था दोबारा से कि इन 1805 वर्ड्सवर्थ विच पोएम वॉज रिटन। तो आंसर इसका द प्रेल्यूड, यानी कि ऑप्शन बी जो है वह आपका राइट आंसर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन आपका है, द प्रेल्यूड बाई वर्ड्सवर्थ वॉज ए पार्ट ऑफ ए वास्ट वर्क विच वॉज टू बी कॉल्ड। ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन फिर से, द प्रेल्यूड बाई वर्ड्सवर्थ वॉज पार्ट ऑफ ए वास्ट वर्क विच वॉज टू बी कॉल्ड द एक्सक्यूशन, द रेक्ल्यूज, सी ऑप्शन है आपका एरो रिवेस्टेड, और डी ऑप्शन है आपका पीटर बेल। तो साहब मैं आपको बता देता हूँ कि विलियम वर्ड्सवर्थ साहब का जो वास्ट पोइट्री वर्क है जिसका नाम है द रेक्ल्यूज, ठीक है ना, लेकिन इसको प्रेफेटरी पोएम द प्रेल्यूड के नाम से जाना जाता है, तो इसलिए द रेक्ल्यूज के अंतर्गत आप इसको रख सकते हैं। तो ऑप्शन बी जो है वह आपका राइट आंसर है। सॉरी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of these travel poems belong to विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ साहब ने अलग अलग प्रकार की पोएम्स लिखी हैं। तो साहब अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि which of these travel poems belongs to विलियम वर्ड्सवर्थ, यानी कि इनमें से कौन सी ट्रैवल पोएम्स ऐसी हैं जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ साहब से कनेक्टेड हैं। ए ऑप्शन है आपका डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, बी ऑप्शन है आपका स्केचेस ऑफ द नेचुरल सिविल एंड पॉलिटिकल स्टेट ऑफ स्विट्जरलैंड, सी ऑप्शन है आपका स्केचेस ऑफ नेचर, और डी ऑप्शन है आपका ए विविड स्केच एंड पिक्चर ऑफ अवर टाइम। तो साहब मैं आपको बता दूं कि विलियम वर्ड्सवर्थ साहब ने डिस्क्रिप्टिव स्केचेस नामक एक बुक लिखी जिसके की पहली 2 पुस्तकें उसकी आई। एक इसका नाम एन इवनिंग वॉक से भी इसको जाना जाता है, जिसको कि जोसेफ जॉनसन साहब ने 1793 में पब्लिकेशन कराया था। तो साहब इसका राइट आंसर है आपका डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। ये एक टूर पर गए थे जहां एल्प्स इन द समर 1790 में, और जहां इन्होंने पहली अपनी एनिवर्सरी मनाई थी, जहां उस समय फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, तो उसकी पहली एनिवर्सरी मनाई जा रही थी फॉल ऑफ बेस्टल के नाम से। तो उस यात्रा का वृतांत इन्होंने इस पोएम के माध्यम से किया है, तो इसलिए इसका राइट आंसर है आपका डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका अगला है, लिरिकल बैलेट्स अपीयर्ड विद। भाई लिरिकल बैलेट्स के बारे में हम लोग काफ़ी चर्चा कर चुके हैं, इस क्वेश्चन का आंसर भी मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन पुनः ये क्वेश्चन आया है कि लिरिकल बैलेट्स जो हैं वह अपीयर्ड होती हैं किस प्रकार से। ए ऑप्शन है 6 पोएम्स बाई कॉलरेज एंड 15 बाई वर्ड्सवर्थ, बी ऑप्शन है आपका 10 पोएम्स बाई कॉलरेज एंड 10 बाई वर्ड्सवर्थ, सी ऑप्शन है आपका 4 पोएम्स बाई कॉलरेज एंड 15 बाई वर्ड्सवर्थ, और डी ऑप्शन है आपका 4 पोएम्स बाई कॉलरेज एंड 19 बाई वर्ड्सवर्थ। तो साहब आप नंबर याद कर लीजिए, लिरिकल बैलेट्स का फर्स्ट पब्लिकेशन 1798 में होता है, जिसमें कुल मिलाकर 23 पोएम्स थी, जिसमें कि 4 पोएम्स कॉलरेज साहब की हैं और 19 पोएम्स 19 पोएम्स जो हैं वह वर्ड्सवर्थ साहब की हैं। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है वो है आपका डी, यानी कि 4 पोएम्स बाई कॉलरेज एंड 19 बाई वर्ड्सवर्थ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु सेड द पोएट इज ए मैन स्पीकिंग टू मैन। द पोएट इज ए मैन स्पीकिंग टू मैन। ऑप्शन आपके सामने मैं रखता हूं, ए ऑप्शन T.S. इलियट, बी ऑप्शन S.T. कॉलरेज, सी ऑप्शन डॉक्टर सैमुअल जॉनसन एंड डी ऑप्शन विलियम वर्ड्सवर्थ। तो साहब विलियम वर्ड्सवर्थ साहब ने लिरिकल बैलेट का प्रीफेस लिखा है। लिरिकल बैलेट का क्या लिखा है? प्रीफेस लिखा है, और इस प्रीफेस में उन्होंने ये लाइन लिखी है, ए पोएट इज ए मैन स्पीकिंग टू मैन। ए पोएट इज ए मैन स्पीकिंग टू मैन। तो ये लाइन जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ साहब के द्वारा रचित प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट से ली गई है। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ, डी ऑप्शन आपका सही है। सॉरी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द रोमांटिक पोइट्री इज ए रिवाइवल ऑफ। अगर रोमांटिक पोइट्री की बात करें हम,
क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ साहब जनक हैं रोमांटिक एज के, तो रोमांटिक पोइट्री जो है वह काय का रिवाइवल है, काय का रिवीजन इसमें हुआ है, क्लासिसिज्म का, रोमांटिसिज्म का, मेडिवलिज्म का या ह्यूमनिज्म का। तो साहब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर रोमांटिक पोइट्री की बात करें तो रोमांटिक पोइट्री क्लासिसिज्म का रिवाइवल है, क्योंकि रोमांटिक मूवमेंट जो टर्म आया है वह एक नई फॉर्म, एक नया रूप देने के लिए आया, जिसमें कि रीजन को छोड़ा गया है और इमोशंस पर ध्यान दिया गया है। काय पर ध्यान दिया गया है? इमोशंस पर ध्यान दिया गया है। इसलिए इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन ए, यानी कि रोमांटिक पोइट्री इज ए रिवाइवल ऑफ क्लासिसिज्म। इज इट क्लियर? तो ए ऑप्शन आपका सही है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेक डिस्ट्रिक्ट इन इंग्लैंड इज एसोसिएटेड विद। मैंने कल आपको एक क्वेश्चन भी दिया था कि लेक पोइट्स कहे जाते हैं अंग्रेजी साहित्य में। तो साहब इसमें से 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ऐसा है जिसका एक ऐसा राइटर लिखा हुआ है जिसका संबंध लेक डिस्ट्रिक्ट से है। तो मैं ऑप्शन आपके लिए रखता हूं विलियम ब्लैक, बी ऑप्शन विलियम कॉलिंस, सी ऑप्शन विलियम शेक्सपियर और डी ऑप्शन विलियम वर्ड्सवर्थ। तो साहब विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वह इसका राइट आंसर है। ठीक है साहब। नाउ द नेक्स्ट वन इज इन विच पोएम हैज वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब डिफरेंट मूड्स ऑफ नेचर। अपनी किस पोएम में विलियम वर्ड्सवर्थ साहब ने नेचर के अलग अलग मूड्स को व्यक्त किया है? तो आपके मैं ऑप्शन रखता हूँ, ए ऑप्शन है आपका द डैफोडिल्स, बी ऑप्शन है लाइन्स रिटन अबव टिंटर्न एबे, सी ऑप्शन है आपका एन इवनिंग वॉक और डी ऑप्शन है आपका द एक्सकर्जन। तो साहब इसका राइट आंसर है टिंटर्न एबे। ये एक ऐसी पोएम है जिसमें कि विलियम वर्ड्सवर्थ साहब ने डिफरेंट मूड्स ऑफ नेचर को व्यक्त किया है, डिस्क्राइब किया है। तो इसलिए इसका राइट आंसर है बी, लाइन्स रिटन अबव टिंटर्न, सॉरी सी ऑप्शन है आपका लाइन्स रिटन अबव टिंटर्न एबे। ए ऑप्शन है आपका ये डैफोडिल्स, बी ऑप्शन है एन इवनिंग वॉक, सी ऑप्शन है आपका लाइन्स रिटन अबव टिंटर्न एबे और डी ऑप्शन है आपका एक्सकर्जन। तो लाइन्स रिटन अबव टिंटर्न एबे जो सी ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इज द इंटरप्रेटर ऑफ नेचर इन मैनी मूड्स। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। हु अमंग द फॉलोइंग इज द इंटरप्रेटर ऑफ नेचर इन मैनी मूड्स। भाई जब बात आ जाए नेचर की, नेचर के इंटरप्रिटेशन की, तो साहब कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए नेचर और उसके इंटरप्रिटेशन को लेकर, तो आप सीधा ऑप्शन लगाया ना विलियम वर्ड्सवर्थ, क्योंकि सभी पोइट लवर ऑफ नेचर कहे गए हैं रोमांटिक एज में, लेकिन विलियम वर्ड्सवर्थ साहब इकलौते ऐसे हैं जिनको वर्शिपर ऑफ नेचर कहा गया है। इसका राइट ऑप्शन है आपका ए, विलियम वर्ड्सवर्थ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन है आपका हु अमंग द फॉलोइंग इज इंग्लिश रोमांटिक पोइट। अब 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से आपसे पूछा गया कि कौन इंग्लिश रोमांटिक पोइट है साहब। ए ऑप्शन है शेक्सपियर, बी ऑप्शन है मिल्टन, सी ऑप्शन है आपका वर्ड्सवर्थ और डी ऑप्शन है पीजी बोडे हाउस। तो आपका आंसर बड़ा ही कठिन है इसका, तो इसलिए मैं नहीं बताता साहब, आप स्वयं बताएं। ठीक है ना? ज़्यादा कठिन क्वेश्चन होता है तो भाई मैं सोचता हूँ आप लोग पढ़ रहे हैं, आप ही लोग बताइए। चलिए मस्ती कर रहा हूँ, लेकिन इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताएं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22। अगला क्वेश्चन है आपका हु सेड देयर इज नो एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड दैट ऑफ द मेट्रिकल कंपोजिशन। तो साहब यहाँ सुन लीजिए, अभी जैसे कि ये क्वेश्चन आया था आपका, जिसमें मैंने आपको बताया कि विलियम वर्ड्सवर्थ साहब ने प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स की रचना की। प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट के माध्यम से उन्होंने यह बताने का प्रयास किया कि साहब जो प्रोज और पोइट्री की लैंग्वेज होती है उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो ये काम किसने लिखा? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। तो इसका ऑप्शन तो सही हो गया आपका विलियम वर्ड्सवर्थ, यानी कि ये ऑप्शन सही है इनका, जिसमें कि ये कहते हैं प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट में
कि देयर इज नो एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड दैट ऑफ द मेट्रिकल कंपोजिशन। इज इट क्लियर साहब? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। टू whom is Wordsworth autobiographical poem द प्रेल्यूड एड्रेस्ड? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है साहब। विलियम वर्ड्सवर्थ साहब की पोएम प्रेल्यूड, बार बार देख रहा है आप, 2-3 पोएम आप देख लीजिए, लगातार उन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। प्रेल्यूड, टिंटन एबे, ठीक है ना। तो इन पोएम्स का आप विशेष रूप से इनको पढ़ें, इनमें से आप देखेंगे कि इन्हीं में से क्वेश्चन बनेंगे। तो क्वेश्चन है आपका, टू whom is वर्ड्सवर्थ ऑटोबायोग्राफिकल पोएम द प्रेल्यूड एड्रेस्ड? विलियम वर्ड्सवर्थ साहब की पोएम द प्रेल्यूड जो है, उसमें वर्ड्सवर्थ साहब ने किसको एड्रेस किया है उस पोएम को? ए ऑप्शन है जैन ऑस्टन, बी ऑप्शन है आपका आर्नोल्ड, सी ऑप्शन है आपका इलियट और डी ऑप्शन है आपका कीट्स। मज़े की बात यह है, सॉरी गलत पड़ गया मैं, ए ऑप्शन है आपका जैन ऑस्टन, बी ऑप्शन है आपका कॉलरिज, सी ऑप्शन है आपका पोप और डी ऑप्शन है आपका डॉक्टर जॉनसन। तो साहब जैसा कि आप सबको पता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज की मित्रता बड़ी ही घनिष्ठ रही है। दोनों ने मिलकर प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स की रचना की। तो प्रेल्यूड पोएम में जो एड्रेस किया गया है, संबोधन किया गया है, वो साहब किया गया है एस.टी. कॉलरिज साहब को, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24। इन 3 years शी ग्रू द लिटिल गर्ल विल बी स्पोर्टिव एज। जब मैं छोटा था तब मैंने एक पोएम पढ़ी थी, 3 years शी ग्रू। बड़ी अच्छी पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ साहब की, जिसमें एक आपने नाम आपको शायद ध्यान होगा, लूसी नामक एक कैरेक्टर आया था। अगर आपने भी ये पोएम पढ़ी है तो उसमें वो कहते हैं इन 3 years शी ग्रू द लिटिल गर्ल विल बी स्पोर्टिव एज, मतलब 3 years शी ग्रू तो उसका पोएम का नाम था। लाइन थी द लिटिल गर्ल विल बी स्पोर्टिव एज। अब किसकी तरह स्पोर्टिव होगी? ऑप्शन है आपका ए द लॉन, बी ऑप्शन है आपका द फॉन, सी ऑप्शन है स्टार्स और डी ऑप्शन है आपका रिवुलेट्स। तो हम सबको पता है साहब, सबसे ज़्यादा स्पोर्टिव अगर फुर्तीला अगर कोई जानवर होते हैं, बच्चे होते हैं, तो वो किसके होते हैं? हिरन के। तो हिरन के बच्चों को क्या कहा जाता है? फॉन। तो सी विल बी स्पोर्टिव, सी विल बी द लिटिल गर्ल विल बी स्पोर्टिव एज द फॉन जो है वह इसका राइट आंसर है, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो आपका पूर्ण रूप से सही है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो इज द पोएट ऑफ द फेमस पोएम डैफोडिल्स इज। डैफोडिल्स जो बहुत ही प्रसिद्ध पोएम है, उसके लेखक का नाम आपसे पूछा जा रहा है साहब। ये भी बड़ा कठिन क्वेश्चन है। तो डैफोडिल्स जो है साहब, उसके लिए ऑप्शन आपके सामने मैं रखता हूँ जॉन कीट्स, अलेक्जेंडर पोप, सी में लिखा है सेली और डी में लिखा है वर्ड्सवर्थ। तो साहब इसकी लाइन में आपको बता देता हूँ, डैफोडिल्स की बड़ी प्यारी लाइन है। अगर टाइटल की बात करूँ तो इसका टाइटल जो है वो है आई वांडर लोनली एज ए क्लाउड। क्या टाइटल है इस पोएम का? आई वांडर लोनली एज ए क्लाउड, ठीक। और इसको लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ साहब ने। टाइटल क्या है? आई वांडर लोनली एज ए क्लाउड। लेकिन ये पोएम फेमस किस नाम से है? डैफोडिल्स नाम से ये पोएम फेमस है और इसकी रचना विलियम वर्ड्सवर्थ साहब ने की है। और ये क्वेश्चन TGT 2003 में आपका पूछा गया है। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में मैंने आपको 25 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए हैं। थोड़ी सी मुझे कफ जो है वो ठीक होने में नहीं आ रहा है, तो इस कारण से थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन और खांसी बीच में आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं और मुझे आशा है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इन क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छी तरह लिख लें, याद कर लें। मैं फिर से कह रहा हूं, जो मेरे जूनियर सुपर टेट के स्टूडेंट्स हैं, उनके आगामी परीक्षा में इन्हीं प्रश्नों में से प्रश्न पूछे जाएंगे। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। और यदि आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।